हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिवीजन। तो क्विकली इस चैप्टर को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भी दूंगी जो आपको करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटल्स की अकरेंस के साथ। तो मेटल्स हमें कब मिले, कहाँ मिले, तो हम बेसिकली हम ना हिस्ट्री में जा रहे हैं थोड़ा सा। तो 14th सेंचुरी बीसीई में अर्ली इजिप्शियंस गोल्ड का यूज किया करते थे, ऐसा हिस्टोरियंस ने खोज के निकाला है। देन 3500 बीसीई में कॉपर और टिन का यूज किया जाता था हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस में। देन अराउंड 2000 बीसी में आयरन का यूज एशियंस ने करना शुरू किया था। और 900 टू 500 बीसी के टाइम पर चाइना वाइडली आयरन को यूज कर रहा था। अब यहाँ से ना एक टर्म निकल कर आती है जो कि है मेटलर्जी। तो ये टर्म ना डिफाइन करने के लिए आपको आ सकती है, 1 मार्क में किसी भी तरह आपसे ये पूछी जा सकती है। तो मेटलर्जी होती क्या है? मेटलर्जी बेसिकली एक टेक्नोलॉजी और एक प्रोसेस है जिसमें हम प्योर मेटल्स को उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जो भी मेटल होता है ना, अब जैसे एल्यूमिनियम है या आयरन है या सिल्वर है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये मेटल्स ना सीधे बस ऐसे पहाड़ खोद के निकाला और वहां से हमें मेटल मिल गया, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा मिक्स्ड होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो वो अपने ओर्स के साथ होते हैं, वो और चीजों के साथ ना मिक्स हुए होते हैं। लेकिन उनको निकालना, उनके ओर्स से निकाल के सेपरेट करके प्योर फॉर्म में निकालना, दैट इज मेटलर्जी। एंड द अकरेंस ऑफ मेटल्स बेसिकली नेचर में दो फॉर्म्स में होते हैं। कुछ जो होते हैं वो फ्री होते हैं, नेटिव स्टेट में होते हैं, बेसिकली वो प्योर फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे मेटल्स जो कि प्योर फॉर्म में मिलते हैं या ऐसे एलिमेंट्स जो प्योर फॉर्म में मिलते हैं, वो प्योर फॉर्म में इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं, जिसमें आ गया गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। सो दीज आर लेस रिएक्टिव, हेंस दे आर फाउंड इन द प्योर फॉर्म। तो ये रीजनिंग याद रखना। नेक्स्ट, कंबाइंड स्टेट में वो एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बना लेते हैं एंड इट अकर्स अलोंग विद द अर्थली इम्प्योरिटीज, मतलब अर्थ की इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स होते हैं। अब अकरेंस में ना हम एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज अ मिनरल एंड व्हाट इज ओर। दीज टू डेफिनेशंस। मिनरल्स, दीज आर द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विच आर फाउंड इन द अर्थ अलोंग विद द इम्प्योरिटीज, राइट। तो ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं मेटल्स के, जो कि इम्प्योरिटीज के साथ मिलते हैं, अर्थ की इम्प्योरिटीज के साथ। और ओर्स वो होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड प्रॉफिटेबली। मतलब कि अब अर्थ में ना किसी किसी चीज के साथ हमारा मेटल मिला हुआ है, राइट, लेकिन इजीली ना हम कुछ प्रोसेसेस का यूज करके उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। सो दैट इज द ओर, करेक्ट। अब ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, सारे के सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं। और वो क्यों नहीं होते हैं वो आपको यहाँ पर पता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि जिंक। जिंक का कॉमन नेम है जिंक ब्लेंड, क्योंकि ये जिंक सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइड, क्योंकि ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। बड़ी क्लासेस में जाओगे आप, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन पढ़ोगे तो आप हमेशा उसके ओर में लिखोगे इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, जिसका नाम है बॉक्साइड, राइट। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है जो हाइड्रेटेड होता है, मतलब उसमें पानी होता है। देन आयरन, तो ये फॉर्मूलाज भी याद रखने हैं यहाँ पर। आयरन हेमेटाइट की फॉर्म में मिलता है विच इज आयरन 3 ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3। आगे बढ़ते हैं, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें मेटल्स की। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, ये इनके हम सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं ताकि जब हम इनके डिफरेंसेस पर आए ना तो आपको समझ आ जाए।
सबसे पहला है लस्टर, मतलब किसमें कितनी ब्राइटनेस है, कितनी शाइन है, और दिस इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो ये लस्टर, जितने भी हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स जो शाइन करते हैं ना, एक्सेप्शंस में नॉन मेटल्स भी हैं, तो जो भी शाइन कर रहे हैं उनका शाइन करने का रीजन है उनसे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट। क्लियर है। नेक्स्ट, हार्डनेस, एबिलिटी टू रेजिस्ट इंडेंटेशन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मतलब वो कितने हार्ड है, मतलब कितना आप उस पर जोर लगा लो लेकिन वो टूटेंगे नहीं, दैट इज हार्डनेस। मेलेबिलिटी, मतलब अगर आप उनको हैमर से मार रहे हो तो वो टूटेंगे नहीं, वो पतले पतले होते जाएंगे और वो पतली पतली शीट्स बना देंगे, दैट इज मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी, मतलब आप उनको हैमर से मारते जा रहे हो लेकिन वो टूटे नहीं, लेकिन वो पतली पतली थिन थिन वायर्स में बनकर आ गए। Clear? Now, the tensile strength. Tensile strength is the ability to withstand the pulling force when it is stretched. क्लियर है। तो मतलब आप उनको स्ट्रेच कर रहे हो, वो टूट नहीं रहे लेकिन वो खिंचते जा रहे हैं, जैसे कि इलास्टिक रबर बैंड होता है ना, इलास्टिक होता है वो, तो वो खिंचता जाता है, बस दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। देन सोनोरिटी, सो इट प्रोड्यूसेस द रिंगिंग साउंड व्हेन इट इज स्ट्रक। ठीक है, तो जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं तो उससे एक एक मधुर सी धुन सुनाई देती है, एक फ्लैट सी आवाज नहीं आती है। जैसे अगर अभी मैं इस टेबल को यूज कर रही हूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो एक फ्लैट सी ग्रेव सी साउंड है, लेकिन जब हम किसी मेटल को, चम्मच लो और थाली को बजाओ, स्टील की थाली लेना, ठीक है, वो बोरोसिल वाली या फिर वो जो हमारी वाइट वाली आती है, व्हाट इज दैट मटेरियल, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, तो उसको मत करना, ठीक है, यूज दैट स्टील वाली थाली। तो जब आप उसको मतलब उसको ऐसे स्ट्राइक करोगे विद द स्पून और विद एनीथिंग, तो उससे ना एक रिंगिंग सी साउंड आएगी, एक मधुर सी आवाज आएगी। देन कंडक्टिविटी, दोज हु आर एबल टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं हम डिफरेंसेस पर, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, मेटल्स और नॉन मेटल्स को दोनों हम पैरेलली पढ़ने वाले हैं। तो मेटल्स होते हैं हमारे, अगर हम इनके स्टेट की बात करें तो ज़्यादातर आपको रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही दिखाई देंगे, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, मरकरी विच इज़ लिक्विड। तो ये एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल्स हर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी। क्लियर? जैसे इसमें लिक्विड ब्रोमीन है, राइट? तो अगर आपसे ऑप्शंस में ये पूछा जाए विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आप उसमें ऑप्शन दोगे ब्रोमीन। गैसेस में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सॉलिड की बात करें तो कार्बन है। क्लियर? देन लश्चरस, तो मेटल्स में एक शाइन लश्चर होती है लेकिन नॉन मेटल्स में नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं। ग्रेफाइट और आयोडीन में हमें लश्चर देखने को मिलती है। मेलेबिलिटी, तो ये मेलेबल होते हैं, मतलब ये पतली पतली शीट्स में बन जाते हैं, और नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होते हैं। डक्टिलिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं, तो वो पतली पतली थिन थिन वायर्स बना देते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। देन टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, सो टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी हाई होती है, काफ़ी ऐसे सॉलिड मजबूत से होते हैं, और नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है। सोनरिटी, तो मेटल सोनरस होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन सोनरस होते हैं। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी में metals they are the good conductors of heat and electricity, the reason being they have free electrons, or non metals are the poor conductors of electricity, the reason being they do not have free electrons। लेकिन इसमें एक exception है, that is graphite। what is actually graphite? graphite actually कार्बन है। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल देखने जाओगे ना तो आपको ग्रेफाइट नहीं मिलेगा, बट ग्रेफाइट इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ कार्बन, राइट? तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोरोजन की, तो नॉन मेटल्स कोरोजिव होते हैं, मेटल्स कोरोजिव होते हैं, नॉन मेटल्स कोरोजिव नहीं होते हैं। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर आए तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, लेकिन कुछ हमारे पास हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, गैलियम, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। सो दीज आर द एक्सेप्शंस। कमिंग ऑन टू नॉन मेटल्स, तो जनरली इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ना लो होता है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, दैट इज ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। क्लियर? एक्सेप्शन याद रखनी है। डेंसिटी इज हाई एंड नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। अब यही एक्सेप्शंस ना मैंने यहाँ पर भी लिखी हैं, कुछ मैंने आपको बता दी, कुछ लिखी हैं।
मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसके सिवा सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। अगर हम सॉफ्ट मेटल्स की बात करें, यूजुअली हमारे मेटल्स ना काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं, तो आई एम राइटिंग देयर सिंबल्स एज वेल, ताकि आपको ये याद रहते रहें, राइट। तो जब भी आप केमिस्ट्री में 6 में 7 में 8 में कोई भी मेटल, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड देखो, तो उसका ना फॉर्मूला, मतलब एलिमेंट का सिंबल या फिर कंपाउंड का फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करो। इससे बिना एफर्ट लगाए आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे और सारे एलिमेंट्स का पता होगा, उनके सिंबल्स का पता होगा। सो ये ऐसे दो मेटल्स हैं ना जो नाइफ से भी आप उनको काट सकते हो। देन ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जिंक और मर्करी की बात करें तो ये मेटल्स हैं, लेकिन बाकी सारे मेटल्स ना हार्ड हैं। ये मेटल्स लेस डक्टाइल हैं, लेस सोनरस है। बेसिकली ये मेटल्स ब्रिटल हैं। अगर हम जिंक की बात करें, ये तो चलो लिक्विड ही है, तो इट इज ब्रिटल। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर ना एक और चीज़ है जो मैंने आपको अभी नहीं बताई, दैट इज अबाउट एलॉयज। तो एलॉयज क्या होते हैं? जब हम एक मेटल को दूसरे मेटल से मिक्स करके कुछ और बना देते हैं। जैसे हम कार्बन और आयरन को मिक्स करके हम बना देते हैं स्टील, राइट। वैसे ही हम मेटल्स में ये एलॉयज बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में एलॉयज नहीं बनते हैं। इसमें एक्सेप्शन एक ही है जो मैंने आपको बता दी, दैट इज कार्बन। तो कार्बन को आप आयरन के साथ मिक्स करके आप स्टील बना सकते हो। क्लियर है। बाकी नॉन मेटल्स एलॉयज जनरली नहीं बनाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू मेटल्स और उनके यूजेस। तो मेटल्स, एल्यूमिनियम तो हमें पता है, यूटेंसिल्स है, एल्यूमिनियम फॉइल्स है, पैकेजिंग के भी वो जो पैकेजिंग बनकर आती है वो भी एल्यूमिनियम की होती है। स्टील ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। देन कॉपर इलेक्ट्रिक केबल्स में। जिंक गैल्वेनाइज्ड बकेट्स ताकि उनमें कोरोजन ना हो। देन सिल्वर कटलरी और फोटोग्राफी में यूज होता है। कमिंग ऑन टू नॉन मेटल्स, तो स्टार्टिंग विद द ऑक्सीजन, तो हमें पता है वेल्डिंग में, सांस लेने में, हर रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन ही चाहिए। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। डायमंड ड्रिल टिप्स में यूज होता है। ग्रेफाइट पेंसिल लेड में यूज होता है। सल्फर रबर प्रोडक्ट्स में। फॉस्फोरस सेफ्टी मैचेस में। और आयोडीन आयोडाइज्ड सॉल्ट में यूज होता है। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। तो आपको पता है ना, लिंक आपको, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसको ज़रूर डाउनलोड करके इसे अपने नोट्स की तरह यूज़ करना। कमिंग ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़, अब ना दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। पहली हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये तो आपको कॉन्सेप्ट नया नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाला। यानी कि अगर मैं सोडियम ले लेती हूँ, तो सोडियम, इसका अगर मैं इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281, राइट। तो फर्स्ट शेल जो है इट इज फुली फिल्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरे शेल में भी इट इज ऑल्सो फुली फिल्ड, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। होने चाहिए 8 लेकिन है 1। तो अब इस केस में क्या होता है ना, ये बहुत हैप्पी रहता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो और खुश हो जाओ, खुद भी पॉजिटिव हो जाओ दान करके, और अपनी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लो, अचीव कर लो। तो इस केस में क्या होता है, मेटल्स के पास जनरली अगर आप देखोगे ना, तो इनके पास 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये खुश रहते हैं अपना इलेक्ट्रॉन देने में। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन देके, 2, 3 इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं। क्लियर? तो जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। नॉन मेटल की बात करें, तो नॉन मेटल्स में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मान लो आपके पास ना, आपको कोई बोले कि मुझे एक चीज़ अपनी ये है यार प्लीज़ दे दे, आप एक चीज़ दे दोगे। अब मैं आपको बोलूँ कि अपनी 4 चॉकलेट्स दे दो किसी को, या 5 चॉकलेट्स दे दो, तो देना मुश्किल होंगी ना। तो एग्ज़ैक्टली नॉन मेटल्स के पास भी इतने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये नहीं देना चाहते हैं। इन टर्न ये इसमें खुश रहते हैं कि हम किसी से इलेक्ट्रॉन ले लें और इलेक्ट्रॉन लेके अपनी आउटर मोस्ट शेल को ना कंप्लीटली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में ले आएँ, राइट? तो अब जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो व्हिच मीन्स 2, 8 एंड 7। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। सो इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन और अब ये बन जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर हो गई बात? सो इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन ऐसे बहुत सारे हैं।
कमिंग ऑन टू द आयन फॉर्मेशन, तो आयन फॉर्मेशन, अब मेटल्स जैसे हमने पढ़ा कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, डोनेट करते हैं, तो ये पॉजिटिव आयंस या कैटायंस होते हैं। जैसे सोडियम ने एक लूज किया तो ये Na पॉजिटिव बन गया। वैसे ही मैग्नीशियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये दोनों को लूज करने में खुश रहता है, तो ये 2 पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। अगर वो 3 लूज करेगा तो जैसे कि एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज उन पे लगेगा। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स गेन या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, और ये ना नेगेटिव आयंस बनाते हैं, जैसे कि एनायंस। तो इसमें क्या होता है कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और ये एक पॉजिटिव हो जाता है। वैसे ही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके 2 पॉजिटिव हो जाता है, तो सॉरी 2 नेगेटिव हो जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? अब इसका रिएक्शन विद एसिड्स, राइट? तो एसिड्स के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं? अब एसिड्स की बात करें तो हम इनको डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब हमारा मेटल, ये स्केलेटल इक्वेशन है, इसको याद रखना, जब भी हमारा मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। क्लियर है? सो जिंक प्लस HCl विल गिव जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, नॉन मेटल्स की बात करें तो ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं और ना ही हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, आप हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें प्रिपरेशन में ना आपको एक यही मेथड आएगा। जनरल प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं और उससे हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी सीरीज, मैंने आपको बताई हुई है, वही आपको रिकॉल कर लेनी है। मैंने आपको पूरा निमोनिक भी बताया है। सो द एक्टिविटी सीरीज इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो जो जितना रिएक्टिव होगा, जैसे पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम है, एंड सो ऑन इट गोज ऑन, और सबसे कम रिएक्टिव इज प्लैटिनम, उससे थोड़ा कम गोल्ड, और उससे भी कम सिल्वर, राइट? सो ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं और ये सबसे ऊपर आते हैं। सो सबसे रिएक्टिव सबसे ऊपर, सबसे रिएक्टिव सबसे कम रिएक्टिव सबसे नीचे। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की, वो डिपेंड करती हैं कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में किस पोजीशन पर आते हैं। अब इनका रिएक्शन वाटर के साथ, तो यानी कि अगर हमारे पास एक मेटल है तो वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। अब हर मेटल ना पानी के साथ अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। जैसे जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल ऊपर ऊपर मेटल्स हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये बड़ा ही विगरसली रिएक्ट करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। सो ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाई और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। तो मतलब ये ना ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा नीचे आते हैं, जब हम मैग्नीशियम से आयरन तक आते हैं, तो अब ये ठंडे या वो गुनगुने पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर आपको इन मेटल्स को पानी के साथ रिएक्ट कराना है तो आपको स्टीम का यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो अब ये हाइड्रो ऑक्साइड नहीं, यहाँ पर क्या बना था, यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड बना था। ये क्या बनाएंगे, ये ऑक्साइड्स बनाएंगे। यही चीज है याद रखने वाली, ठीक है? देन अब जितने भी, अब इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में ना बीच में हाइड्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, जो नीचे हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। तो जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि व्हाट इज वाटर, H2O, तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, मतलब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, तो ये इसमें से ऑक्सीजन को निकाल ही नहीं पाते हैं। क्लियर हो गया? तो जितने भी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आएंगे वो पानी के साथ या स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। अब जैसे गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरीज, प्लैटिनम ज्वेलरीज हम देखते हैं, तो एज उनको हम सालों साल पहनते हैं, वो नहीं रिएक्ट करते हैं, राइट? वो हवा पानी के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं, क्योंकि दे आर लेस रिएक्टिव।
करेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द रिएक्शन विद एसिड, जैसे पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो इनका रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप इनको रिएक्ट कराओगे ना, ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेंगे। और HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड को हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये ना काफी क्या क्या बुलाते हैं उसको, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। तो हम HNO3 का यूज नहीं करेंगे, हम अपने रिएक्शंस पे HCl या फिर H2SO4 का ही यूज करेंगे। देन फ्रॉम कैल्शियम टू आयरन, तो अब ये जितने भी मेटल्स हैं ना, ये इनका ना रिएक्शन जो है ना वो डिक्रीज होने लगता है, मतलब जिस इंटेंसिटी से सोडियम पोटेशियम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, उस इंटेंसिटी से कैल्शियम से आयरन तक के मेटल्स नहीं करते हैं। सो लाइक आयरन विल रिएक्ट विद H2SO4, ये FeSO4 बना देगा, राइट। और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं वो एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन। अब देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम पोटेशियम जो सबसे ऊपर है, और नीचे मैंने सिर्फ आपको 3 बताए थे, Ag, Au और Pt। तो इन दोनों को छोड़ के यहाँ तक के अगर हम एलिमेंट्स की बात करें सिल्वर तक के, तो ये सब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ये मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो आपने देखा होगा जितनी भी सिल्वर ज्वेलरी होती है या सिल्वर के बच्चा पैदा होता है तो सिल्वर का चम्मच और ये प्लेट्स और ये सब ग्लास गिफ्ट में मिलते हैं, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये कांटेक्ट में आते हैं विद ऑक्सीजन तो क्या होता है, तो ये ब्लैक होने लग जाते हैं, ठीक है। सो K+O2 विल गिव अस K2O एंड गोल्ड एंड प्लैटिनम, तो ये नहीं रिएक्ट करते हैं विद द एयर एंड दे बिकॉज दे आर वेरी अनरिएक्टिव और ये ऑक्साइड्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। तो यहाँ तक अगर आपको डाउट हो तो आप आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं, अब हम पीरियोडिक टेबल पर आएंगे। और पीरियोडिक टेबल क्या है? बेसिकली हमने ना आज तक जितने भी मेटल्स खोज निकाले हैं उन सबको हमने एक टेबल में डाल दिया है, राइट। किस बेसिस पर डाला है? सबसे पहले क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो जैसे हम इस ऐसे जाते रहते हैं, मतलब रोज में जाते रहते हैं, वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10, राइट। अब अगला 11 सोडियम से शुरू होगा, करेक्ट, क्लियर है। तो अभी तक ना रफली 118 हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और जो 118 है दैट इज ओगेंसिन, करेक्ट। तो ये हमारे अभी तक हमने इतने एलिमेंट्स खोज निकाले हैं और ये हमारे इस पीरियोडिक टेबल में लिखे गए हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द 18th वन। मैं बताऊंगी अभी इन सब के बारे में भी आपको। सो एलिमेंट्स को हम जनरली ना मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जो यहाँ है, यहाँ तक ये सारे मेटल्स हैं, क्लियर। तो मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पर मेटल्स हैं, राइट हैंड साइड पर नॉन मेटल्स हैं, लेकिन इनमें से भी बोरोन, सिलिकॉन, ये सारे, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको मैंने डबल मार्क किया है, सो दीज आर, ये जो एक जिगजैग सी लाइन बन रही है, दीज आर द मेटलॉइड्स, मतलब जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में है। और इनकी प्रॉपर्टीज भी कुछ ऐसी ही होती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो सबसे लास्ट वाले जो नॉन मेटल्स में आ रहे हैं ना, इन्हें हम नोबल गैसेस बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? ये इनर्ट गैसेस होती हैं क्योंकि ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनके आउटर मोस्ट शेल में फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। बात क्लियर है? अब एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो जैसे हाइड्रोजन है, राइट, हाइड्रोजन का जो एटम है इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? तो इसमें एक प्रोटॉन है, तो इट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 1 हुआ। सोडियम, सोडियम में के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 11 हो गया। कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 20 हो गया। क्लियर हो गई बात? तो आपको ये समझ आ गई?
ये बात क्लियर हो गई ना। तो इस तरह दे डिसाइड द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में ना देयर आर पीरियड्स एंड देयर आर रोज। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इन्हें हम पीरियड्स बुलाते हैं, और ऊपर से लेके नीचे तक, सो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। आपके स्कूल में कितने पीरियड्स होते हैं एक दिन में? तो अगर यूजुअली 8 होते हैं, राइट? तो उससे एक कम कर लेना, वो हमारे पीरियड्स हैं और वो हॉरिजॉन्टल में आते हैं। क्लियर? सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स चेंज अक्रॉस द पीरियड। जैसे हम एक एक साइड से दूसरी साइड को जाते हैं तो प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी बदलती रहती हैं, लेकिन इनको याद रखना बड़ा आसान होता है क्योंकि ये एक सीक्वेंस में बदलती हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप्स की। तो ग्रुप्स क्या होते हैं? ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, ये सब ग्रुप्स ही हैं। सो दीज आर द ग्रुप्स। तो ये ग्रुप्स टोटल 18 होते हैं, और एलिमेंट्स, एक ग्रुप के एलिमेंट्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं। अब हम बात करते हैं इस पूरे पूरे सिस्टम में कहाँ पर हमारे मेटल्स हैं। तो अब देखो, मेटल्स जो है ना वो ज़्यादातर लेफ्ट में है, और ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, तो रफली यहाँ से यहाँ तक मेटल्स हैं। और मेटल्स में क्या-क्या आता है? अब मेटल्स ऐसे नहीं कि सिर्फ मेटल्स हैं, उनके हमने अलग-अलग नाम दे रखे हैं। जैसे ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ना, दीज आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। क्या बुलाते हैं इनको? इन्हें हम बुलाते हैं अल्कली मेटल्स। इससे नेक्स्ट वाला है, इसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बुलाते हैं। फिर ये जो बीच में आते हैं, राइट, इन्हें हम बुलाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, राइट। इसके सिवा देर आर इनर ट्रांजिशन मेटल्स ऑल्सो। वो कौन से होते हैं? ये जो आप दो रोज नीचे देख रहे हो ना, बस यही इनर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जिन्हें हम लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स के नाम से भी जानते हैं। आगे पूरा नाम बताऊंगी। अब नॉन मेटल्स की बात करें ना, तो ये सब नॉन मेटल्स में आते हैं। जनरली नॉन मेटल्स है, ये जनरल नॉन मेटल्स हैं, राइट। लेकिन इनको भी ना हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे ये जो 17th ग्रुप आता है, इसे हम हेलोजेंस बुलाते हैं, और ये जो 18th आता है ना, इन्हें हम नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस बुलाते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ से यहाँ तक तो आएंगे हमारे मेटल्स। क्लियर है? इवन ये भी हमारे मेटल्स ही हैं। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, दीज आर द नॉन मेटल्स एक्सेप्ट फॉर सम, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, जिन मेटलॉइड्स में अभी बताऊंगी। अब हम आते हैं मेटलॉइड्स में। तो मेटलॉइड्स अगर आप देखोगे तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में है। तो ये लाइट ग्रीन वाले, पैरेट ग्रीन वाले जो हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ये जो एक जिगजैग लाइन है, दीज आर द मेटलॉइड्स, जिसमें बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरेलियम एंड पोलोनियम। सो दीज आर द मेटलॉइड्स, राइट। तो ये वाली सीक्वेंस आपको याद रखनी है। हो सकता है आपसे एग्जाम में ना ऐसे ही आपको कुछ मार्क करने के लिए दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट ग्रुप, दैट इज दीज अल्कली मेटल्स। तो ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, ये काफी रिएक्टिव होते हैं। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, राइट, एग्जाम्पल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ये इनसे फर्स्ट रो से सेकेंड रो थोड़ी कम रिएक्टिव होती है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम आता है। फिर आते हैं हम ट्रांजिशन पे, मतलब जो ट्रांजिट कर रहे हैं फ्रॉम मेटल्स टू द नॉन मेटल्स, और इन्हें हैवी मेटल्स भी बुलाया जाता है, और ये टेबल के सेंटर में होते हैं। कमिंग ऑन टू द हेलोजेंस, तो ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाली फैमिली है ना, बस यही हमारे हेलोजेंस हैं। देन नोबल गैसेस, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जो सबसे लास्ट वाला हमारा कॉलम है, दीज आर द नोबल गैसेस और द इनर्ट गैसेस। ये केमिकली इनएक्टिव होते हैं। ये मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं, क्योंकि इनका वैलेंस शेल फुली फिल्ड होता है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब आते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स पे, जो कि ये दोनों होते हैं। तो ये बेसिकली इन्हें हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज बुलाते हैं। इवन ये जो दोनों है ना, ये भी हमारे इनर ट्रांजिशन मेटल्स में ही आते हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में। तो लेंथेनाइड्स का एटॉमिक नंबर जनरली 58 से 71 होता है। एक्टिनाइड्स 90 से 103 तक होता है। तो इन्हें रेयर अर्थ मेटल्स भी बुलाते हैं। और जो हमारे एक्टिनाइड्स है ना, ये मोस्टली इसमें हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। तो याद रखोगे।
अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से मेटल्स रेडियो एक्टिव होते हैं, तो आपको क्या बताना है, हमारी एक्टिनाइड सीरीज जो है, दीज आर रेडियो एक्टिव। क्लियर हो गई बात। अब डिस्ट्रीब्यूशन में तो 91 आर द मेटल्स, 7 मेटलॉइड, 17 नॉन मेटल्स। इन 17 में से 7 आर द जनरल नॉन मेटल्स, ये हैं वो जनरल नॉन मेटल्स, राइट। और हेलोजन्स जो हैं, दे आर 4 एंड नोबल गैसेस 6, ठीक है, इन जनरल। नाउ कमिंग ऑन टू द बेस मेटल्स, अब हम मेटल्स पे आ रहे हैं और मेटल्स में हम टाइप्स देख रहे हैं। तो ये बेस मेटल जनरली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये ऑक्साइड बना लेते हैं, जैसे कि आयरन, लेड, कॉपर, राइट। मैं पीछे भूल गई सिंबल्स लिखना, लेकिन आप नहीं भूलना जब आपके सामने आए। फेरस, मतलब जो जिनमें आयरन होता है, वो मेटल्स जिनमें आयरन होता है, जैसे कि प्योर आयरन। कमिंग ऑन टू द प्योर मेटल्स, नोबल गैसेस, सॉरी, इनमें कोरोजन नहीं होता है, ये रेयर और प्रेशियस होते हैं, जिन जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड सिल्वर। तो इन्हें नोबल मेटल्स बुलाते हैं। मैं नोबल गैसेस की बात नहीं कर रही हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मेटल्स। वो मेटल्स जो बिल्कुल अनरिएक्टिव होते हैं, जो कोरोजन जिनमें नहीं होता, जिनमें रेजिस्टेंस होती है, रेयर होते हैं, प्रेशियस होते हैं, उन्हें हम नोबल मेटल्स बुलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हेवी मेटल्स की बात करें, सो दे हैव हाई डेंसिटी और द एटॉमिक वेट। तो इनकी डेंसिटी हाई होती है, इनका एटॉमिक वेट भी हाई होता है, जैसे कि मरकरी और लेड। सो मरकरी इज Hg एंड लेड इज Pb, राइट। तो अगर मैं आपको यहाँ बोलूँ तो ढूंढोगे, तो ये है मरकरी और ये है लेड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द एटॉमिसिटी ऑफ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स की एटॉमिसिटी क्या होती है, देखो ये वाले जो हैं, दीज आर द मोनोएटॉमिक, मतलब कि कितने एटम्स मिलजुल कर रहते हैं। तो नोबल गैसेस में तो सिर्फ सिंगल 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 आपको एटम मिलेगा, राइट। सो दीज नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक। उसके बाद जैसे कि ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे हमारे डायएटॉमिक होते हैं, क्योंकि दो एटम्स आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, राइट, 6 होते हैं। यहाँ पर दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को, मोर अप्रोप्रिएटली अगर मैं इनको यहाँ पर ऐसे लिखूँ तो ये ज़्यादा सही रहेगा, तो ये आपस में 2 को शेयरिंग कर लेते हैं, तो इस तरह ये डाई एटॉमिक होते हैं। फिर आते हैं पॉली एटॉमिक, जिसमें बड़े सारे एटम्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस इज P4, सल्फर इज S8 एंड सेलेनियम इज S8 अगेन। तो ये बस याद रखने वाली चीजें हैं, पढ़ोगे आपको, मुझे पता है ऑलरेडी याद है। नाउ द स्टेट्स ऑफ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स आर गैसियस, स्पेशली जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब हमारे गैसेस की फॉर्म में है। लिक्विड में ब्रोमीन है विच इज एट रूम टेम्परेचर, और सॉलिड्स में कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, ऑल ऑफ दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब आते हैं हेलोजन्स में, तो हेलोजन को, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, सो दीज आर द सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। तो जब भी ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन। तो जब Na, which is a metal, will react with the halogen, it will make NaCl. If K will react with Br, it will form KBr. This is again a salt. तो important points क्या हैं, जैसे फ्लोरीन it is, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, एंड इट इज़ एडेड टू वाटर, ताकि हमारे दांतों का डिके ना हो, हमारा टूथ डिके ना हो। क्लोरीन ब्लीचिंग और डिसइंफेक्टेंट वाटर में यूज़ किया जाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन याद है ना, तो उसमें क्लोरीनेशन एक स्टेप होता है, जहाँ पर जर्म्स को किल करने के लिए क्लोरीन पानी में डाली जाती है। देन कमिंग ऑन टू आयोडीन, तो ये आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, और आयोड सॉल्ट में डाला जाता है, जिसे हम आयोडाइज सॉल्ट बोलते हैं, और ये गोइटर को प्रिवेंट करता है, वो जो घेंगा होता है ना, बीमारी, उसको प्रिवेंट करता है। नाउ नोबल गैसेस ग्रुप 18, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जीरो ग्रुप। इसमें 6 मोनोएटॉमिक गैसेस होती हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं। देन इनके यूजेस देखें तो आर्गन इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज होता है, इससे फिलामेंट की ऑक्सीडेशन नहीं होती है, राइट। सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। हीलियम की बात करें तो ये डीप सी डाइवर्स यूज करते हैं, ताकि वो इजीली ब्रीद कर पाएं। जीनॉन की बात करें तो ये एनेस्थीसिया में यूज होता है, आप बेहोश करने के लिए।
देन रेडॉन की बात करें तो ये रेडियो एक्टिव होता है, तो देखो रेडॉन एंड रेडियो एक्टिव, राइट, और ये रेडियो थेरेपीज में ही यूज होता है। कमिंग ऑन टू मेटालॉइड्स, तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेलियम और कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड जो है दैट इज पोलोनियम। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालॉइड्स, तो मेटालॉइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इनकी स्टेट, ये जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। दूसरा, इनमें शाइन होती है और ये मेटल्स की तरह दिखते हैं, बट दे मे शो द वीक मेटेलिक प्रॉपर्टीज। शाइन के हिसाब से लगते मेटल्स हैं, लेकिन मेटेलिक मतलब इनमें वीक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। देन दे आर ब्रिटल, मतलब स्ट्रांग नहीं होते, ऐसे इजीली टूट जाते हैं। कंडक्टिविटी, तो ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एंड एवरेज हीट कंडक्शन ये देते हैं। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की बात करें तो ना तो ये मेलेबल होते हैं और ना ही ये डक्टाइल होते हैं। कमिंग ऑन टू वन ऑफ द एक्सेप्शन दैट इज सिलिकॉन, तो सिलिकॉन नॉट मेलेबल, नॉट डक्टाइल, ये लस्ट्रस है, और 1 सेकेंड, ओके, एंड इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अंडर स्पेशल कंडीशंस। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिलिकॉन के बारे में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिलिकॉन चिप्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अब बाकी हम मेटालॉइड्स की बात करें ना, तो मेटालॉइड्स आर दे आर टू ब्रिटल टू हैव अ स्ट्रक्चरल यूज़, लेकिन प्योर फॉर्म में तो हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन किसी किसी फॉर्म में हमने इनका भी यूज़ ढूंढ लिया है। जैसे कि बोरोन इंसेक्टिसाइड और फायर रिटार्डेंट्स में यूज़ होता है। सिलिकॉन बर्न पेशेंट्स में और मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन में यूज़ होता है। आर्सेनिक की बात करें तो इसका मेडिसिनल पर्पस है। एंटीमनी की बात करें तो ये एंटी पैरासिटिक है। देन जर्मेनियम की बात करें तो ये सेमीकंडक्टर है। सो बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड जर्मेनियम। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज द कोरोजन ऑफ आयरन, यानी कि रस्टिंग। तो हमें पता है कि जब भी आयरन कांटेक्ट में आता है विद एयर एंड मॉइस्चर, तो उसमें ना वो उसमें एक रेडिश ब्राउन लेयर डेवलप होने लग जाती है ड्यू टू दिस एयर एंड मॉइस्चर, राइट। तो इसे हम बुलाते हैं रस्ट, एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। क्लियर है। देन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये आयरन 3 ऑक्साइड बनाता है, और जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसे हम रस्ट बुलाते हैं। तो अगर आपको कोई रस्ट का फॉर्मूला लिखने को बोले तो आप ये लिखोगे। नाउ रस्ट फॉर्म्स अ ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। तो रस्ट ना एक ब्राउन सी कोटिंग आयरन के ऊपर बना देती है, एंड रस्टिंग कोरोड्स आयरन एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ। इसीलिए बोलते हैं कि घर में जितनी भी आयरन की चीजें हैं ना, उनको प्रॉपरली ना, मतलब प्रॉपरली उनकी उनकी पेंटिंग करके रखो, ताकि वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आके उनमें रस्ट ना हो, क्योंकि वो वीक हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। देन कमिंग ऑन टू द conditions necessary for rusting. So rusting requires both oxygen and moisture. नेक्स्ट, टू स्टडी द कंडीशंस ऑफ रस्टिंग कैसे पढ़ेंगे? तो जैसे हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें ना उस टेस्ट ट्यूब में हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है। और कैल्शियम क्लोराइड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, CaCl2 इज द फॉर्मूला। एनहाइड्रस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राई वन। अब क्या था कि यहाँ पर एनहाइड्रस कैल्शियम ऑक्साइड था, हमने इसमें एक नेल डाल दी, ठीक है, आयरन नेल डाल दी। तो अब यहाँ क्या था, यहाँ पर ऑक्सीजन थी, लेकिन क्योंकि हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला था जो कि एक ड्राइंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीजन तो मिली लेकिन इसको मॉइस्चर नहीं मिला, तो हमारी नेल्स रस्ट नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रस्टिंग होनी है तो मॉइस्चर भी जरूरी है। मॉइस्चर जरूरी है, भी नहीं, मॉइस्चर जरूरी है। अब हमने क्या किया, पानी लिया और पानी को ना बॉईल कर दिया, और इसमें डाल दिया बॉइल्ड वाटर, राइट। अब हमने इसमें क्या डाला है, हमने इसमें बॉइल्ड वाटर डाला है, और बॉइल्ड वाटर में हमने फिर से एक आयरन नेल डाल दी है। अब जब हमने उसको बॉईल किया पानी को, तो उससे ऑक्सीजन चली गई, और हमने, ताकि और ऑक्सीजन एंटर ना हो, हमने इसके ऊपर ना एक ऑयल की लेयर डाल दी। तो अब हवा एंटर नहीं हो पा रही है, सिर्फ पानी है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ पानी है। तो इस केस में भी आयरन रस्ट नहीं होगी। इससे क्या पता चला कि ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर रस्टिंग।
थर्ड टाइम हमने क्या किया कि हमने ऑर्डिनरी टैप वाटर लिया जिसमें ऑक्सीजन भी है, मॉइस्चर भी है, उसको कोई बॉयल नहीं किया, कोई ऑयल की लेयर नहीं डाली, ना ही एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला और यहाँ पर हमने नेल डाल दी। अब क्या हुआ, हमारी नेल रस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन भी मिला और उसको मॉइस्चर भी मिला। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज़ को, अगर आयरन को रस्ट होना है तो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए और उसको मॉइस्चर भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेचर ऑफ द रस्ट। अब रस्ट कैसी होती है? रस्ट का फॉर्मूला होता है आयरन 3 ऑक्साइड विच इज अ मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि आयरन एक मेटल है तो ऑक्साइड कैसा होगा? मेटेलिक ऑक्साइड। एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, क्योंकि 1 मार्क में आपकी टीचर जरूर पूछेगी। लिख लो, अगर ना आए ना तो मुझे बताना कि मैम नहीं आया था, ठीक है? तो मैं सॉरी बोल दूंगी। ओके ओके, सो रस्ट टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। एंड जितने भी आयरन, जब हमने आयरन नेल को पानी में डाला था वो रस्ट हुआ, जब अगर हम उसको लाइन में डालेंगे तो ये रस्टिंग रिड्यूस हो जाएगी। और इवन अगर आप डाइल्यूट एसिड में डालोगे तो भी रस्ट डिसॉल्व हो जाएगी। तो कंक्लूजन यही है कि मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर रस्टिंग एंड एसिड्स इट रिएक्ट विद द रस्ट। ठीक है, तो वो एसिड रस्ट के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, तो वहां भी हमें आयरन पर रस्टिंग नहीं होगी। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रस्टिंग ऑफ कॉपर, राइट? तो उस पे कोई रेडिश ब्राउन लेयर नहीं आती है, बट उस पे ना ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। एंड दिस इज द बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है और साथ ही साथ ना हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो जब कॉपर इन तीनों चीजों के मतलब कांटेक्ट में आता है तो वो कॉपर कार्बोनेट बना देता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी रिलीज होता है। सो इट टार्निशेस ड्यू टार्निश डज नॉट वीक द कॉपर अनलाइक द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या बना? एक ग्रीन कलर का कुछ सब्सटेंस बन गया। जैसे रस्टिंग ने आयरन को वीक कर दिया था, लेकिन यहाँ पर इस टार्निश ने आयरन को वीक नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। द आयरन पिलर ऑफ कुतुब मीनार। तो हमें पता है कुतुब मीनार को बने हुए बहुत सारे साल हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई रस्टिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आयरन यूज किया गया है दैट वाज ऑफ हाई प्योरिटी, और साथ ही साथ जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड कोटिंग उस पे लगाई गई थी, इसको मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आने दिया गया और इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है। राइट? तो समझ आ गया। अब बात ये है कि अब हम तो कुतुब मीनार के जैसे उतना प्योर चीजें हम तो नहीं ला पाएंगे, तो अब हम कर क्या सकते हैं ताकि रस्टिंग ना हो? तो इसके लिए ना हमें उसको एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आने देना है। मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कोटिंग हमें बनानी है, राइट? तो जैसे कि ऑयल और ग्रीजिंग हमें करनी है, जिससे जितने भी हमारे मूविंग पार्ट्स हैं, टूल्स हैं, मशीन्स हैं, व्हीकल्स हैं, उन सब की हमें ग्रीजिंग करनी है। दूसरा, पेंटिंग करनी है, जैसे कि रेड लेड ऑक्साइड से या फिर एल्यूमिनियम पेंट से हमें पेंट करना है। इट इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, व्हीकल्स एंड मशीनरी। तो ये एंटी कोरोसिव होते हैं ये पेंट्स। नेक्स्ट, टार और कोल पिच। तो इसमें ना जो भी अनसीन आयरन पार्ट्स हैं, जैसे कि शिप के बॉटम्स है। अब शिप एक बार बन गई तो बॉटम देखना पॉसिबल नहीं है, और अगर बॉटम देख भी लिया तो उसको उल्टा करके अब आप उसमें पेंटिंग तो कर नहीं सकते। और इवन द ब्रिजेस, तो इन अनसीन पार्ट्स में पहले ही तार या फिर कोल पिच का यूज किया जाता है। ये एक तो चीपर होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनामलिंग। तो यहाँ पर ना वी व्हाट वी डू द बेकिंग सिलिकेट्स ऑन टू द आयरन एट हाई टेम्परेचर। तो सिलिकेट्स की बेकिंग कर देते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। इसको पॉट्स, पैन, स्टोव्स और रेफ्रिजरेटर्स में यूज किया जाता है। ये हार्ड होती है, इम्परवियस होती है एयर और मॉइस्चर को, एंड ऑल्सो इट इज सेफ फॉर फूड। क्लियर हो गया? अब मेटेलिक कोटिंग्स की बात करें तो गैल्वेनाइजेशन हम कर सकते हैं और टिनिंग कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन मतलब कि जो हमारा आयरन है ना, आयरन के ऊपर हम जिंक को लगा दें। राइट? सो इट इज यूज्ड फॉर रूफ शीट्स, बकेट्स एंड टब्स, एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड इट प्रोटेक्ट्स इट। राइट? तो ये ना सारे ही वर्ड्स बच्चों बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन में यू आर यूजिंग जिंक एंड टिनिंग में यू आर यूजिंग टिन। तो जितने भी हमारे फूड कंटेनर्स हैं उन वो टिन्ड बॉक्सेस होते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन से ज़्यादा, क्योंकि टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती है, खाने वाली चीज़ है, एडिबल चीज़ है, तो हम यहाँ पर टिनिंग करते हैं, हम टिन की कोटिंग करते हैं।
कमिंग टू क्रोमियम पेंटिंग, तो यहाँ पर आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू प्लेटिंग होती है ऑफ यूजिंग क्रोमियम, निकल या फिर कॉपर से, राइट? ये जनरली ज्वेलरीज में, कटलरी और मोटर पार्ट्स में यूज होता है। इट इम्प्रूव्स द अपीयरेंस, हार्डनेस एंड कोरोजन, इट इज कोरोजन रेजिस्टेंस एंड इट इज अ कॉस्टली मेथड। तो इतना इजीली हम ये नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं यूज ऑफ सर्टेन मेटल्स जैसे कि आयरन। तो आयरन को हम स्टील और पिग आयरन की फॉर्म में यूज करते हैं। स्टील ऑटोमोबाइल, सो स्टील इज हीट ट्रीटेड एंड वेल्डेड और ये मेलेबल भी होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी हाई होती है। वहीं पर पिग आयरन को ड्रेन पाइप्स में यूज किया जाता है, सो इट इज मोल्डेड इनटू द कास्टिंग्स एंड इट इज इजी फॉर चीप कास्ट एंड इट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर द ब्लास्ट फर्नेस, राइट? तो ये याद रखने हैं। ज्वेलरी की बात करें, सो इट इज यूज्ड इन वायर एंड शीट फॉर्म्स, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल एंड एक्सपेंसिव। मेडिसिन में फाइनली पाउडर, मतलब गोल्ड का, बेसिकली हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड को हम मेडिसिन में यूज करते हैं। यहाँ पर हम आयरन की ही बात कर रहे थे, तो यहाँ पर गोल्ड को ज्वेलरी और मेडिसिन में यूज करते हैं, शीट की फॉर्म में या फिर वायर की फॉर्म में, मेडिसिन की फॉर्म में, जहाँ पर हम पाउडर की फॉर्म में या फिर फॉयल की फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं। ये कैंसर ट्रीटमेंट्स में यूज़ होता है और साथ ही साथ ये ड्रग्स को बाइंड करता है और ट्यूमर साइट्स तक जाकर पहुंच जाता है। ठीक है? तो इसीलिए ना ये जो ट्रीटमेंट्स होती हैं ये काफ़ी महंगी भी होती हैं। कमिंग ऑन टू कॉपर, सो कॉपर इज Cu, तो इसे इलेक्ट्रिक केबल और कैलोरीमीटर्स में यूज़ करते हैं। तो केबल्स में कैसे थिन थिन वायर्स बना देते हैं क्योंकि ये अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कैलोरीमीटर्स में हम इसे मोल्ड कर देते हैं, मोल्डेड फॉर्म में यूज़ करते हैं एंड इट इज़ अगेन अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कमिंग ऑन टू एल्यूमिनियम, दैट इज Al, तो एल्यूमिनियम को यूटेंसिल, पेंट्स और पैकेजिंग में, यूटेंसिल में काफ़ी मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड्स से हम यूटेंसिल्स बनाते हैं। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। पेंट्स में तो एल्यूमिनियम पाउडर इज मिक्स्ड विद लिनसीड ऑयल एंड इट इज एंटी कोरोसिव इन नेचर। पैकेजिंग में तो थिन एल्यूमिनियम फॉइल्स का हम यूज़ करते हैं, ये लाइट होता है, ब्राइट अपीयरेंस होती है और कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट जिंक। जिंक को हम गैल्वेनाइजेशन में यूज करते हैं, जहां पर हम आयरन शीट के ऊपर ना एक जिंक की कोटिंग लगा देते हैं जिससे रस्टिंग नहीं होती है आयरन की। क्लियर है? अब हम बात करते हैं लेड की। तो लेड को बुलेट्स में और फ्लेक्सिबल पाइप्स में यूज किया जाता है। तो अगेन बुलेट बनाने के लिए हम उसको मोल्ड करते हैं क्योंकि इसकी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इसके बुलेट्स में यूज होता है। साथ ही ये थिन शीट्स बना देता है फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने के लिए। इट इज मेलेबल एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन। कमिंग ऑन टू मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की बात करें तो ये फायरवर्क्स ऑफ फोटोग्राफी में यूज होता है। सो इट इज यूज्ड इन द पाउडर फॉर्म, राइट? और साथ ही साथ ये डैजलिंग वाइट लाइट देता है, इसीलिए इसे फायरवर्क्स में यूज करते हैं। तो दिवाली में, न्यू ईयर में, त्योहारों में जो पटाखे चलते हैं तो वो ब्राइट लाइट लाते हैं, इट इज ड्यू टू मैग्नीशियम। फोटोग्राफी में ये इट इज यूज्ड इन स्ट्रिप फॉर्म और ये ब्राइट फ्लैश देता है। नाउ दिस वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर की डिस्कशन। अब हम आ रहे हैं चैप्टर के क्वेश्चंस पर। तो अभी तक जहां पर भी आपको समझ ना आया हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तो ध्यान से पढ़ना, आंसर देना, जो समझ नहीं आएगा पता है आपको कहाँ आना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द नेटिव स्टेट इन नेचर? किसे हम उसकी नेटिव स्टेट में, मतलब उसकी प्योर स्टेट में हम उसे यूज करते हैं। सो आयरन को तो हमें कोरोजन से बचाना होता है, एल्यूमिनियम, जिंक भी नहीं। सो इट इज यूज्ड इन इट्स ट्रू स्टेट, दैट इज गोल्ड। तो गोल्ड क्योंकि लेस रिएक्टिव होता है तो इसे हम इसकी प्योर स्टेट में हमें मिलता भी है और उसी में हम यूज करते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड, तो उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? सो उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं मेटलर्जी, राइट? तो कोरोजन नहीं है, तो कोरोजन तो आयरन के ऊपर वो रेडिश ब्राउन लेयर है। गैल्वेनाइजेशन, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग है, राइट? एलॉइंग तो एलॉय बनाना है, राइट? नाउ कमिंग ऑन टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल? कौन है इनमें से नॉन मेटल? जिंक इज अ मेटल,
copper is a metal, iron is a metal, so sulfur is a non-metal. Now coming on to the chemical formula of rust. तो rust में ऑक्सीजन भी आएगी और पानी भी आएगा, किसके साथ? आयरन के साथ. सो आयरन पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड बनाएगी, फिर ये रिएक्ट करेगी विद वाटर एंड इट विल फॉर्म Fe2O3.XH2O. तो हाइड्रेटेड फॉर्म इज द hydrated iron oxide is called rust. Which property allows metals to be drawn into wires? तो वो कौन सी होती है? पतली पतली वायर्स. डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी तो थिन शीट्स होती है. सोनरस, वो जो अच्छी सी रिंगिंग साउंड देता है. हार्डनेस, यानी कि वो कितना हार्ड है. Which gas is evolved when the metal reacts with dilute acid? तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था. तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. क्लियर है? सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज. क्यों एल्यूमिनियम कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है? क्योंकि वो एक अच्छा कंडक्टर होता है हीट का. देन आयरन टूल्स आर कोटेड विद ऑयल मेनली टू. तो आयरन टूल्स को हम ऑयल से क्यों कवर करते हैं? हार्डनेस बढ़ाने के लिए नहीं. इम्प्रूव अपीयरेंस? नो. यस, रस्टिंग को, ग्रीजिंग, ऑयलिंग, रस्टिंग बचाने के लिए होती है. नाउ द जिंक इज कोटेड ऑन द आयरन शीट्स यूज्ड फॉर रूफिंग टू. तो जिंक को आयरन शीट्स पे हम रूफिंग में क्यों यूज करते हैं? इट इज अगेन, दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, और ये कोरोजन को बचाने के लिए होता है. कॉपर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक केबल्स. क्यों? तो कॉपर को हम इलेक्ट्रिक केबल्स में इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर. तो इट इज डक्टाइल, क्योंकि पतली पतली वायर्स बन जाएंगी, एंड इट इज अ गुड कंडक्टर. नेक्स्ट, विच मेटल इज यूज्ड इन फायरवर्क्स विच गिव्स द dazzling white light? तो अभी मैंने बताया था, कौन सा था? Mg, विच इज मैग्नीशियम. वाई इज टिन यूज्ड इन कोटिंग फूड कंटेनर्स? क्योंकि टिन इन मतलब हम जिंक नहीं, हम टिन का यूज करते हैं. द रीजन बीइंग ये टॉक्सिक नहीं होता है. सो इट डज नॉट रिएक्ट विद द फूड एसिड्स. Right, it is least reactive. Then it is less reactive. A metal reacts vigorously with the cold water, it is likely to be. तो बस वही metals जो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर हैं. कौन कौन से हैं? पोटेशियम है, सोडियम है, तो उनमें से सिर्फ सोडियम हमें दिया गया है. नेक्स्ट, एन एलिमेंट इज ब्रिटल, लस्ट्रस और सेमीकंडक्टर. कौन सा होगा? याद करो, मैंने इसको अलग से भी आपको पढ़ाया था, इस टॉपिक को. सो दे आर द मेटलॉइड्स. नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन विल नॉट अकर. कब नहीं होगी? व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट विदाउट मॉइस्चर. बात सही है, राइट. रस्टिंग ऑफ आयरन विल नॉट, अगर मॉइस्चर इज प्रेजेंट विदाउट ऑक्सीजन, इसमें भी नहीं होगी. बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर आर प्रेजेंट, राइट. सो रस्टिंग ऑफ, सॉरी, okay, rusting of iron will occur when both oxygen and moisture are present. Okay, so this question is actually wrong. तो rusting कब होगी? जब दोनों ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रेजेंट होंगे. ठीक है. नाउ अ ग्रीन कोटिंग, ओके सॉरी, आइदर ऑक्सीजन और मॉइस्चर इज एब्सेंट, विल नॉट अकर, राइट. तो इसको ना क्वेश्चन को ही चेंज कर दो, थोड़ा सा ट्रिकी है. ओके, सो अ ग्रीन कोटिंग अपीयर्स ऑन द कॉपर वेसल, दिस कोटिंग इज. तो एक जो ग्रीन कोटिंग आती है, रस्टिंग के बाद पढ़ा था कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग, उसे हम क्या बुलाते हैं? दैट इज व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये कॉपर कार्बोनेट बनाता है, लेकिन ये कॉपर को खराब नहीं करता है, उसकी स्ट्रेंथ को कम नहीं करता है, जैसे रस्टिंग आयरन की स्ट्रेंथ को कम कर देती है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज बेसिक इन नेचर? अभी तो बड़ा था मेटल वाले ऑक्साइड. Mb, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो इसमें से मेटल ऑक्साइड कौन सा है? तो आयरन ऑक्साइड इज मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल और नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है. Which group of elements are chemically inactive, inert, non-reactive, noble gases? Clear? Okay, so this was all from the questions also. तो अब ये questions ना आपके लिए homework हैं, राइट. तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको ध्यान से अच्छे से करने हैं. कहीं पर अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आपको पता है कहाँ आना है. सो दीज आर अगेन सम ऑफ द क्वेश्चंस. सो आस्क योर क्वेश्चंस ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है.